स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंटिन्यूटी में हम लोग। ये हमारा थर्ड पार्ट है और हम लोग सेट 3 इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं अपने एमसीक्यू से रिलेटेड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके सो क्या कहता है भाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेब्ट इज कॉल्ड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेब्ट कैपिटल को हम किस तरीके की कैपिटल कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक कैपिटल। बिकॉज ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेपरेटली सेपरेटली निकलती है, इसलिए इसे हम कौन सी कॉस्ट कहेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट कहेंगे। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, on in which of the cost of the following method of इक्विटी कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय। आपको मेथड का नाम बताना है, वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मेथड का नाम बताना है, जहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। मतलब हम डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को आप चाहो तो नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, पर शेयर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मेथड है बोलता है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही निकालने का फॉर्मूला है अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड। राइट, कौन से मेथड के अंदर, डिविडेंड यील्ड मेथड। तो सही ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, डिविडेंड यील्ड मेथड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब WACC, अ कंपनी कैन अफेक्ट इस कैपिटल कॉस्ट थ्रू। मतलब WACC की कॉस्ट किस किस के थ्रू अफेक्ट करेंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगी क्या, यस करेंगी। पॉलिसी ऑफ डिविडेंड के थ्रू करेंगी क्या, यस करेगी। पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले भी इसके ऊपर डिस्कशंस किया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ऑल ए बी एंड सी, मतलब तीनों भी यहाँ पर कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, विच of the following is correct formula to calculate the cost of equity under dividend yield method। जस्ट थोड़ी देर पहले ही अभी हमने डिस्कस किया था, हमको डिविडेंड यील्ड मेथड से फॉर्मूला बताना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ब्लैंक इज द रेट ऑफ रिटर्न associated with the best investment opportunity for the firm and its shareholder that will be foregone if the project presently, ठीक है, foregone if the projects presently under consideration by the firm were accepted। आपको क्या बताना है, ऐसी कॉस्ट बताना है, मतलब जहां पर जो हमारी कंपनी है, ठीक है, वो अपने इंटरनल जो शेयर होल्डर्स या जो कंपनी की इंटरनल रिटेन्ड अर्निंग रहती है उसको यूज करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं वो कहीं बाहर यूज कर सकते थे, बट वहां यूज ना करते उन्होंने अपने ही फर्म के अंदर उस पैसे को क्या कर दिया है, यूटिलाइज कर दिया है। इसका मतलब ये ऐसी कॉस्ट है जो आपको कहीं बाहर पे नहीं करनी पड़ रही है। तो इस तरीके के कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। राइट, कौन सी कॉस्ट कहते हैं बेटा इसको, इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, cost of capital is equal to the required rate return on equity share। तो cost of capital जो कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इफ इन्वेस्टर्स आर ओनली। तो ये जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ये किन के लिए निकालते हैं, बेसिकली हम लोग मैनेजर्स के लिए वैल्यूएशन करते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं, या फिर असेट सेलर के लिए करते हैं, या इक्विटी डीलर के लिए करते हैं। तो सही जवाब है इक्विटी शेयर होल्डर। कॉमन का मतलब ही यहाँ पर इक्विटी होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम ये सारे कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल या फिर मेथड मेक यूज ऑफ बीटा। बीटा का यूज कहाँ और कौन से मेथड के अंदर होता है, तो CAPM के अंदर होता है। CAPM अप्रोच के अंदर फॉर्मूला होता है आपका रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो ये आपका CAPM अप्रोच में फॉर्मूला होता है जहां पर हम बीटा का यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, CAPM अप्रोच। चलिए बढ़ते आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट के लिए लगने वाला कॉस्ट जो कि हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट, मतलब WAC ऑफ न्यू फाइनेंस रेज्ड बाय द कंपनी। न्यू मतलब कि एडिशनल फाइनेंस जो कि कंपनी रेज करता है। ठीक है, उतना परफेक्ट तो नहीं लेकिन ठीक है, मतलब हो सकता है, क्योंकि एडिशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे पढ़ता हूँ,
marginal cost is the additional cost of capital when the company goes for further raising of the finance। यानी कि further raising मतलब आप और extra finance raise करने जाओगे तो आपको जो additional cost लगेंगी उसी को हम लोग marginal cost बोलते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली राइट। बट उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सी इज द is the marginal cost is the cost of raising an additional rupee of capital। yes, ये भी बात सही है। एक additional आप रुपी ऑफ कैपिटल अगर रेज करते हो तो उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट कितना बियर करना पड़ता है। ये भी एकदम परफेक्ट है, बी और सी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो सी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं था, ए वाला ऑप्शन सॉरी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन जब दो ऑप्शन आपको ऑलरेडी परफेक्ट मिल चुके हैं तो ऑब्वियस है ये भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ही। तो आपको सही जवाब यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे भी पॉइंट आपके मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करते हैं या उससे कनेक्टेड स्टेटमेंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बॉन्ड रिस्क प्रीमियम इज एडेड इनटू बॉन्ड यील्ड टू कैलकुलेट। हम क्या करते हैं, बॉन्ड रिस्क प्रीमियम को जोड़ देते हैं। किसमें, बॉन्ड रिस्क को हम जोड़ देते हैं आपके इक्विटी के प्राइस में। जो भी कॉमन स्टॉक है, जो केई जो आपका आता है, आप केई में क्या कर देते हो, बॉन्ड रिस्क को ऐड कर देते हो तो आपको क्या पता चल जाता है, बॉन्ड यील्ड पता चल जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिस्क प्रीमियम। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको बॉन्ड यील्ड पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही है, तो कॉमन कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक में हम क्या करते हैं, रिस्क प्रीमियम, बॉन्ड के रिस्क प्रीमियम को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेप्ट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कैपिटल। यस, ऑब्वियस इनको हम स्पेसिफिक कैपिटल कहते हैं कि जी हाँ, इनको स्पेसिफिक कैपिटल कहते हैं व्हेन स्पेसिफिक कॉस्ट आर कंबाइंड। और ये सारे स्पेसिफिक कॉस्ट को आपस में कंबाइन कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम WACC कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी का दूसरा एक और नाम है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप बोल सकते हो, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, KO से। करेक्ट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपको इसमें से बताना है, आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या बोलता है, वेयर अर्निंग डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर प्राइस ऑल ग्रो एट द सेम रेट। सारी भी चीजें सेम रेट से ग्रो करती है, बोलता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मे बी कंप्यूटेड बाय डिविडेंड ग्रोथ मेथड। तो क्या बोल रहा है कि जितने भी अर्निंग्स है, डिविडेंड्स है या इक्विटी शेयर का प्राइस है, सेम रेट से ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ तो करते हैं बट सेम रेट से करते हैं क्या, यस, ग्रोथ तो होती है बट सेम रेट से होती है क्या, तो मे बी सम टाइम डिफरेंट हो सकती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोल सकते हो यस, क्या होती है, ये सिमिलर होती है। आगे और मैं क्वेश्चंस के अगर पॉइंट्स पढ़ूं तो आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड ग्रोथ मेथड। यस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ग्रोथ। ये होता है आपका डिविडेंड ग्रोथ मेथड का फॉर्मूला। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, when the risk rate is added to the market rate। ठीक है, आपने क्या किया, मार्केट का जो भी रिटर्न था, मतलब कि RM में बोलता है रिस्क फ्री रेट को ऐड किया, जबकि हम ऐड नहीं, हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ऑफ द रिटर्न रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक अराइव। हम ऐड नहीं, हम माइनस करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जानने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसा है आपका, फॉल्स है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स बट स्टेटमेंट ट्रू इज फर्स्ट इज ट्रू। तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम अफेक्ट्स विच फैक्टर्स, या फिर यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है ये, तो आपको बताना है इसमें से इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट या फिर मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये ऐसे जो फैक्टर है इसको कौन कंट्रोल करता है। इंडस्ट्री कैन नॉट कंट्रोल। भाई इंटरेस्ट रेट को, टैक्स रेट को, कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क को काफी हद तक इंडस्ट्री कंट्रोल कर सकती है। इंडस्ट्री मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स, जहां पर बहुत सारी फर्म मिलकर एक पूरी इंडस्ट्री बनाती है। तो यस, पूरी की पूरी यूनिटी चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इंडस्ट्री कैन कंट्रोल, यस, इंडस्ट्री कैन कंट्रोल बट नॉट एवरीथिंग। इंटरेस्ट रेट क्योंकि किसके हाथ में होता है, RBI के हाथ में होता है। टैक्स रेट किसके हाथ में होता है,
गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। मार्केट रिस्क ये भी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, इंडस्ट्री कैन कंट्रोल बट नॉट 100%। अच्छा, फर्म मस्ट कंट्रोल, फर्म कंट्रोल कर सकती है बोलता है, तो कतई नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके अलावा फर्म कैन नॉट कंट्रोल, यस ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। पहला क्या बोलता है, इंडस्ट्री कैन नॉट कंट्रोल, भाई इंडस्ट्री कैन कंट्रोल बट नॉट 100%, तो ये 50-50 कच्चा पक्का है ये। इंडस्ट्री कैन कंट्रोल, हाँ ये भी कच्चा पक्का है। फर्म मस्ट कंट्रोल, फर्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती, और फर्म कैन नॉट कंट्रोल, ये 100% सही बात बोल रहा है। इसमें से एक चीज भी फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आपका डी, फर्म कैन नॉट कंट्रोल वाला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट होना चाहिए। ओके, फिर से आपके पास असर्शन और उसके रीजन दिए और आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहले तो स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं पढ़ के। द कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। क्या कॉस्ट ऑफ शेयर कंपनी के अर्निंग पे डिपेंड करता है? यस, तभी तो फॉर्मूला बनता है अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, करता है तभी तो ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो भाई ट्रू है। दूसरा उसका रीजन भी पढ़ लेता हूँ। रीजन क्या बोलता है, ईच इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग। हर एक इन्वेस्टर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी, उसकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की एक एक्सपेक्टेशन होती है। ये बात तो सही है भाई। वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट फ्रॉम द कंपनी इन हुज शेयर्स इज इन्वेस्टेड। हाँ, देना या ना देना ये कंपनी के हाथ में, किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये कंपनी के हाथ में। हर एक इन्वेस्टर तो चाहता है कि उसको रिटर्न मिले, बट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये कंपनी या फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर देखा जाए तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी उसके ट्रू दिए हुए हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं जहां पर दोनों भी ट्रू हो। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। एक तो ए वाला सी ऑप्शन दिख रहा है और एक सेम डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बट दो तो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए इसके आगे भी पढ़ता हूँ। आगे क्या लिखा है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर मतलब कि रीजन सही नहीं है बोलता है ए के लिए, जबकि ये गलत है। रीजन बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेन किया है उसने। भैया हर कोई चाहेगा ही ना कि अगर उसने इन्वेस्ट किया तो उसको वहां से क्या मिले, रिटर्न। तो जो रीजन जो एक्सप्लेन किया गया असर्शन का, वो बिल्कुल परफेक्ट किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। इफ the deducted risk free return from the market and multiply with the beta factor and again added risk free return resulted, इसी को CAPM अप्रोच बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आप मार्केट रिस्क से माइनस करते हो रिस्क फ्री रिटर्न, मल्टीप्लाइड करते हो बीटा और ऐड कर देते हो रिस्क फ्री रिटर्न। तो ये CAPM अप्रोच का फॉर्मूला है क्या, CAPM, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मेथड, वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज। जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आता है उसको हम कंपोनेंट कॉस्ट या फिर उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। या तो कंपोनेंट कॉस्ट बोलेंगे या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। तो देख लो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, कंपोनेंट कॉस्ट ये अवेलेबल है, तो ये हमारे लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास। ब्लैंक इज द रेट दैट द फर्म पे द प्रोक्योर फाइनेंसिंग। मतलब कि कंपनी ऐसा, वो कौन सी कॉस्ट है जो कंपनी को बाहर पे करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी कॉस्ट आपके बाहर आउट ऑफ पॉकेट जाती है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, और जो पॉकेट के बाहर नहीं जाती उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सिमिलर टू द डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो डिविडेंड प्राइस के अप्रोच के जैसा कौन सा एक मेथड होता है, तो अर्निंग प्राइस अप्रोच या फिर प्राइस अर्निंग अप्रोच, सेम ही बात है क्या, या तो मैं उसको अर्निंग प्राइस अप्रोच बोलूं या प्राइस अर्निंग अप्रोच बोलूं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द प्रिफर्ड डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो रही है। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं बोलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस स्टॉक प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब कि 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो ये किस चीज के लिए फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये है आपका केपी निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देख लो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ है, ये रहा जी, द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। स्टॉक का मतलब यहाँ पर शेयर। ओके, फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिया, पहचानना है ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस भाई बात तो सही है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बिकॉज ये इम्प्लिसिट होती है, कॉस्ट कहीं बाहर नहीं जाती है। ऑफ डिविडेंड फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर, तो ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, ट्रू है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस मे बी कंसिडर्ड एज देयर कॉस्ट विच इज इक्विवेलेंट टू द इनकम that would otherwise earn by placing this fund in alternative investment. This statement is also true, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है ना कि जो आपके पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अगर आप वहां इन्वेस्ट कर दो या वहां से आप चेक कर लो कि इक्विवेलेंट कितना अमाउंट होता है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सो आपका बोथ स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपको डिविडेंड एट द एंड ऑफ द साल की शुरुआत के लिए जो डिविडेंड होता है उसको D0 से डिनोट किया जाता है, और इस D0 में अगर मैंने ग्रोथ फैक्टर को ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने किसको ऐड कर दिया, ग्रोथ का जितना भी परसेंटेज है ऐड कर दिया, तो मुझे D1 पता चल जाएगा। अच्छा, इसी को सिंप्लीफाई करके और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो D0 मतलब आपका, D0 मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड है वो आपको एक्सपेक्टेड निकालना है, तो 1 प्लस जो भी ग्रोथ का रेट था आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको D1 की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेजिंग एन इंटरेस्ट रेट लीड्स टू, आपको बोल रहे हैं WACC में सबसे ज्यादा लीड कौन सी कॉस्ट करती है, आपको लीडिंग कॉस्ट बताना है। तो वैसे देखा जाए तो वहां तो सारी भी कॉस्ट होती है, इक्विटी भी होती है, प्रेफरेंस भी होती है, लेकिन आपको बताना है ऐसी कौन सी कॉस्ट है जहां पर क्या भी होता है, जहां पर इंटरेस्ट भी होता है। हमको ऐसी कॉस्ट बताना है जहां पर इंटरेस्ट भी होता है। WACC में इंटरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, या तो लोन में देखने को मिलेगा या तो डिबेंचर में देखने को मिलेगा, चेक कर लीजिए। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ ये बात तो सही है। अगर इंटरेस्ट की कॉस्ट की वजह से क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट बढ़ता है। अच्छा, इंक्रीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, नो। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, नो। डिक्रीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, नो। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, blank is the cost that has already been incurred for financing a particular project। एक आपके जो पहले से आपके पास जो कॉस्ट रहती है उसको हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास रहती है, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं भाया, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट मतलब जो लगने वाली है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो कॉस्ट आपको इनकर्ट करनी पड़ती है, जो कि आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाती, उसको इम्प्लिसिट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगला, इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब अगेन बात हो रहा है WACC की। कैपिटल कंपोनेंट्स आर फंड्स दैट आर यूजुअली ऑफर्ड बाय, तो ये जनरली हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल किन के लिए कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए। किन के लिए, जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हो, चाहे वो शेयर के फॉर्म में लगाए हो चाहे डिबेंचर्स के फॉर्म में लगाए हो, कंपनी में क्या होने चाहिए, पैसे लगे हुए होने चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या कहते हैं, हम उसको WACC कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या उसको हम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, कंपोजिट का मतलब ही होता है सबका मिला के, या फिर कंबाइंड भी बोल सकते हैं, कंबाइंड का मतलब ही होता है सबका मिला के। तो जो सबका मिला के आपने जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है उसी को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मतलब यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों भी क्या है, सही है, मतलब सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। चलिए पढ़ते आगे, which of the following figure is irrelevant, इसमें से बताना है कौन सी चीज इररिलेवेंट है जब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालोगे। आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला पता है, यस क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन, एंड द होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय। तो पूरे फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो अर्निंग पर शेयर कहीं नहीं आता सर, डिस्काउंट फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो नहीं आता, नेट प्रॉफिट निकालते समय काम में आता है सर, डिस्काउंट तो नहीं आता, आता है ना नेट प्रॉफिट निकालते समय, बट अर्निंग पर शेयर पूरे चैप्टर में कहीं काम नहीं आता। नेट प्रॉफिट तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ओके सो गाइस, अभी हम लोगों ने सेट नंबर 3 के किए है 25 क्वेश्चंस। कंटिन्यूटी में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग MCQs की पूरी सीरीज का लीजिए आनंद, वो भी पूरे मजे के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।